भवतु सभ्य मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हरे कृष्णा। श्री राधे राधे सभी साधकों को। साधकों, स्पिरिचुअल चिंतन के साथ साथ समाज के जो मुद्दे हैं उन पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और हम तमाम मुद्दों पर बात करते हुए दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, आध्यात्मिकता को भी और सामाजिक मुद्दों को भी। और रिलेशनशिप के हवाले से जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पहले जो शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी जिसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होता था, रिश्तेदारों का रोल होता था, और कई बार शादी अच्छी नहीं चल रही होती थी तो भी उसमें पिसना पड़ता था। लव मैरिज का फ़र्क ये है कि इसमें अपने मन से करते हैं, अपने जिस साथी को चाहते हैं उसके साथ शादी करते हैं, लेकिन कई बार इसमें फैमिली का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है और ऐसे में दोनों बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते। और जब मान लो कोई दिक्कत आती है तो दोनों के बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं होता, और ऐसे में वो दीवार ख़त्म हो जाती है और वो रिलेशनशिप टूट जाती है। तमाम तरह के एस्पेक्ट हैं, सिर्फ यही नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही। आपकी सोच भी मायने रखती है, मेरी सोच आपकी सोच नहीं हो सकती। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के हवाले से, और जो है कि अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। खास तौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लगभग हर किसी की अपनी राय होती है, और जिसे लेकर के कई मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन भी फैले हुए हैं। तो आज हम इन दोनों ही रिलेशनशिप टाइप्स के जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रैक्टिकल जो स्ट्रेटजी हैं उन पर बात करेंगे, इमोशनल इंटीमेसी और ट्रस्ट को बिल्ड करने में जो आपकी लाइफ में मदद करेंगी। देखिए, जिन्होंने अभी शादी नहीं की उनको तो बहुत ज़रूरी देखना, जिन्होंने शादी कर ली वो भी इस चीज़ को देख कर के चीज़ों को सुधार कर सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने घर की सुकून को और बढ़ा सकते हैं। तो अरेंज मैरिज यानी कि सामाजिक और पारिवारिक सहयोग होता है इसमें। अरेंज मैरिज की बात करें तो ये भारत के में सेंचुरीज से, सदियों से चली आ रही हुई परंपरा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सारा कुछ फैमिली वाले अरेंज करते हैं, फैमिली सपोर्ट होता है, समाज का सहयोग होता है, समाज की मान्यता होती है। जब शादी पेरेंट्स और परिवार के द्वारा तय की जाती है तो लोग अपने अनुभव और समझ का उपयोग करके बेहतरीन से बेहतरीन इसको करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करके एक ऐसा साथी ढूँढने की कोशिश करते हैं जो हमारे सोशल स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड और वैल्यूज़ से मेल खाता है। ऐसा होता है कई बार कि जो लव मैरिज होती है उसमें अलग-अलग सोसाइटी के स्टेटस, जिसमें लालच भी हो सकता है एक दूसरे का, या कल्चरल डिफरेंसेस वाले लोग एक साथ मिल जाते हैं। फिर एक आदमी पूजा कर रहा होता है, एक आदमी बोतल खोल के बैठा होता है, और वहाँ फिर एक दूसरे के साथ कलेश कलेश शुरू हो जाते हैं, घर की शांति भंग हो जाती है, उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसमें सारी बुराइयां हैं लव मैरिज में, अच्छाइयाँ भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो परिवार का जो इन्वॉल्वमेंट है शादी की शुरुआती समय में कई तरह के प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। और जो इंडियन कल्चर है उसमें अरेंज मैरिज को एक प्रकार से सेफर चॉइस माना जाता है, क्योंकि इसमें परिवार का पूरा सपोर्ट रहता है। और देखो, शादी के मामले में कितना भी पढ़ने लिखने में धुरंधर हो, देखो पढ़ लिख करके नौकरी लगने के बाद, अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ही बच्चे शादी कर रहे हैं आजकल, लेकिन शादी के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में रहते अनाड़ी हैं। तो ऐसे में जब एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो कि नौकरी को आप चाहें तो बदल सकते हैं, रोज़ शादियाँ नहीं बदल सकते, अपने पार्टनर्स को रोज़ नहीं बदल सकते, चाहें तो जॉब बदल सकते हैं, एक की जगह 6, अगर आप में इंटेलिजेंसी है, आप में मादा है, तो आप एक की जगह 6 चेंज कीजिए जॉब तो। लेकिन फैमिली तो नहीं बदल सकते रोज़-रोज़, पार्टनर्स तो नहीं बदल सकते। तो जितना इम्पोर्टेंट आपका नौकरी लगना है, उससे 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना लाइफ़ का पार्टनर कैसे चुनें और किसको चुनें। क्योंकि जॉब से तो आपको कुछ घंटे रहना है, बाकी तो आपको फैमिली के साथ रहना है। तो परिवार का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसमें जो खटपट होती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको मैनेज करने में बहुत अहम भूमिका होती है परिवार की। बहुत सेफ़र चॉइस माना जाता है अरेंज मैरिज को। पूरा परिवार, समाज, रिश्तेदार सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में एक चैलेंज ये भी होता है कि शुरुआत में इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी अपने आप नहीं होती। ये कुछ समय के बाद डेवलप हो पाता है, जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं,
धीरे धीरे ट्रस्ट ट्रस्ट जो बिल्ड होता है, भरोसा जो डेवलप होता है, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए अरेंज मैरिज में पेशेंस और समय देना बहुत ज़रूरी होता है। और समय तो देखो इसमें शादी के बाद देना होता है, उसमें शादी से पहले देना होता है लव मैरिज में। अब लव मैरिज की बात कर लेते हैं। लव मैरिज इंडिविजुअल चॉइस होती है, कंपेटिबिलिटी होती है इसमें। देखिए, अगर आप यहाँ पर जो अरेंज मैरिज है उसमें दिक्कत आती है। कई बार घर वाले स्टेटस देख लेते हैं, सोसाइटी देख लेते हैं, अपनी जाति देख लेते हैं, अपना धर्म देख लेते हैं, अपना जो कल्चरल बैकग्राउंड देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते अंदर से क्या है। वो सिर्फ लव मैरिज में देखा जाता है। भाई, जब तक तुम चाय समोसे पकोड़े नहीं खाओगे, साथ में घूमोगे नहीं, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सामने वाला बंदा है क्या रियल में। किस बात पे रोता है, किस बात पे हंसता है, या वो कितना कठोर है, क्या उसके दिल में रहम है कि नहीं, इन चीज़ों का कैसे पता चलेगा शादी से पहले। जब तक तुम उनके साथ अगर उनके दोस्त नहीं हो, या उनके साथ रहने वाले नहीं हो, या उनके दोस्तों को नहीं जानते हो, तब तक कि उनकी संगति कैसी। और कंपेटेबिलिटी का मतलब है कि अगर तुम एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस को आईफोन पे चला दोगे तो कंपेटेबल नहीं है, वो नहीं चलेंगे। और आईफोन के एप्लीकेशंस हैं जो एंड्रॉयड पे नहीं चलेंगे। तो ये जो कंपेटेबिलिटी है बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये है कि एक दूसरे को समझे तो सही। समझ करके रिस्क लेना अलग मैटर है, और अनजाने कूद जाना सिर्फ पैसा देख करके, बड़ी कोठी देख करके, वो गलत है। तो अगर हम लव मैरिज की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दोनों पार्टनर्स पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, उनकी जो कंपेटेबिलिटी है पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी है। और लव मैरिज में अक्सर पार्टनर्स के लिए एक इमोशनल बॉन्ड पहले से होता है। शादी के को एक मजबूत नींव प्रदान करता है। इससे दोनों पार्टनर्स ने अपने दिल की बात सुनी होती है, और एक दूसरे को समझने के बाद ही शादी का डिसीजन लिया जाता है। अच्छा, इसमें जो सोसाइटल प्रेशर है वो ख़त्म हो जाते हैं, नॉर्म्स टूटते हैं, नई चीज़ें डेवलप होती हैं जो बेटर समाज का निर्माण करने में भी हेल्प करती हैं। देखो, हर चीज़ में एकदम डायरेक्ट कह देना कि ये गलत है, कि लव मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज गलत, दोनों ही सही हैं, और दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, और दोनों का मिला जुला रूप मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बेटर होता है। आगे बात करेंगे उस पर। तो लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लव मैरिज को कई तरह के चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है परिवार का एक्सेप्टेंस। यानी परिवार और समाज से अप्रूवल मिलना हमेशा आसान नहीं होता, खास करके जब दोनों पार्टनर्स का जो बैकग्राउंड है अलग अलग हो। कई कारण से कई बार कपल्स को इमोशनल और सोसाइटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लव मैरिज में शादी के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, यानी ट्रस्ट और इमोशनल जो इंटीमेसी है कैसे बिल्ड करें दोनों में। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही केस में ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास और इमोशनल इंटीमेसी बहुत 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 ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट होता है, समझदारी पर टिका होता है। और अब हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज के बारे में जो दोनों ही टाइप की जो मैरिज है उनमें मदद करती है। पहली चीज़ है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन हर रिलेशनशिप की जान होती है, चाहे वो अरेंज हो या लव मैरिज हो। इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। अरेंज मैरिज में जहाँ दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को जानने की शुरुआत कर रहे होते हैं, वहीं लव मैरिज में भी शादी के बाद कुछ नई बातें सामने आती हैं, और जिन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। रिजिडिटी नहीं चाहिए कि तूने तो ऐसे कहा था या तू ये ऐसे कर रही थी। अब नहीं, अपडेट की जा सकती चीज़ें एक हद तक, सारी चीज़ें नहीं। इसलिए अपने पार्टनर्स के साथ जो भी बात है खुलकर करें, अपनी उम्मीदें, जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने जो फियर्स हैं उनको साझा करें, उनसे उन पर बातें करें। इससे एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी और ट्रस्ट डेवलप होगा। दूसरा है रिस्पेक्ट ईच अदर्स बैकग्राउंड एंड चॉइसेस। देखिए, अरेंज मैरिज में कई बार दोनों पार्टनर्स का कल्चरल बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और सोच अलग अलग होती है। ऐसे में एक दूसरे की जो बैकग्राउंड और चॉइसेस हैं उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लव मैरिज में भी भले ही दोनों पार्टनर्स अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो लेकिन हर इंसान की कुछ यूनिक हैबिट्स जो हैं और वैल्यूज होती हैं जो आपके साथ बाहर घूमने खाने में अलग होती हैं लेकिन घर पे अलग होती हैं।
एक सक्सेसफुल मैरिज का मतलब ये है कि एक दूसरे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट एज इट इज़, ये श्रीमद् भागवत गीता का एक कॉन्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर पार्टनर एज इट इज़। बहुत ज़्यादा बदलाव करोगे चीज़ें बिखर जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों, नेक्स्ट एक छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का साथ देना। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में हर एक दूसरे का साथ दें। अरेंज मैरिज में खास तौर पर ज़रूरी होता है कि क्योंकि दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया में होते हैं, बहुत कुछ नहीं जाना होता। किसी दिन अगर पार्टनर का मूड ठीक नहीं है तो उसकी मदद करें, उसके साथ बैठें, उनसे बात करें। छोटी छोटी जो जेस्चर्स हैं, इशारे हैं, जैसे कि उनके लिए चाय बना देना, उन सिर दबा देना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसकी जो सिचुएशन है उसको समझना, ये सभी चीज़ें ट्रस्ट और इमोशनल बॉन्ड को बहुत मजबूत करती हैं। लव मैरिज में ये तमाम चीज़ें, छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और इन छोटी चीज़ों में से इमोशनल कनेक्शन बना रहता है। नेक्स्ट एक बाउंड्रीज सेट करें और उनका सम्मान करें एक दूसरे की। देखिए, मैं उन तमाम कपल्स को जानता हूँ जो अ, एक दूसरे का फ़ोन नहीं छूते, एक दूसरे के फ़ोन में लॉक होता है। पहले ऐसा समझा जाता था, पता नहीं भाई इसके फ़ोन में है क्या ऐसा? लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ें हैं कि भाई देखो, दोनों की अपनी-अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ अपनी-अपनी स्पेस चाहिए और इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज, दोनों ही मैरिज में बहुत ज़रूरी है कि अपने पार्टनर्स की बाउंड्रीज़ को समझें, उनका सम्मान करें। बाउंड्रीज सेट करने से रिश्ते में रिस्पेक्ट बढ़ता है। इससे ट्रस्ट और भी डेवलप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, बल्कि समझें कि आपके जो पार्टनर है को कब और कितनी स्पेस चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनता है। नेक्स्ट एक फाइनेंशियल डिसीजंस को मिलकर लें। देखिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी इस बात पर चर्चा की थी कि जो जेंडर रोल्स हैं उसमें इम्बैलेंस हो रखी हैं चीज़ें। कमा दोनों रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन कोई एक ले रहा है। तो ऐसे में अपने पार्टनर, चाहे वो रिलेशनशिप लव मैरिज वाली हो चाहे अरेंज मैरिज वाली हो, ये स्टीरियोटाइप जो है कि फैमिली में एक आदमी बेटर डिसीजन ले सकता है, उसको तोड़ करके फाइनेंशियल मैटर्स किसी भी मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो अक्सर फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल एक पार्टनर के पास ही होता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स मिल करके दोनों पार्टनर्स लें इस तरह के डिसीजंस, और दोनों पार्टनर्स को लगता है कि उनकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज मैरिज में खासकर इस बात पर ध्यान दें कि फाइनेंशियल मैटर में ट्रांसपेरेंसी हो। लव मैरिज में भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें ताकि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ सके लाइफ में। नेक्स्ट है एम्पैथी दिखाएं एक दूसरे के साथ और प्रेजेंट में रहें। एम्पैथी यानी कि एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको समझना। अरेंज मैरिज में जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर्स के जरिए के नज़रिए से अगर चीज़ों को देखें, सुने, समझें। अगर उन्हें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें सपोर्ट करें। लव मैरिज में भी भले इमोशनल बॉन्ड पहले से हो, लेकिन हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में अपने पार्टनर्स के लिए प्रेजेंट रहें, उनकी बातें सुनें, उन्हें समझने का मौका दें, कोशिश करें और उन्हें स्पेस दें। नेक्स्ट है क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यानी कि जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ट्रस्ट और इमोशनल इंटीमेसी है उसको बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंज मैरिज में स्पेशली ज़रूरी है कि क्योंकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय से एक नहीं रह पा रहे थे अरेंज में। लव मैरिज में चलो पहले घूमे फिरे हैं, खाए पिए हैं, सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सब कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत तो और बाकी रहता है, लेकिन शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट रहे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नए चैलेंजेस आते हैं। ऐसे में देखो, कंवारों के अपने चैलेंज हैं और शादीशुदाओं के अपने चैलेंज हैं। हमारी लाइफ भी हमने जी है और शादीशुदा हम जी रहे हैं। तो ऐसे में हमें पूरी समाज की हर चीज़, पेरेंट्स भी हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं और हर चीज़ पर अ, समझ करके आप तक जो मेरी समझ है उसको शेयर करने की कोशिश है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप कुछ समय जो है सिर्फ़ अपने पार्टनर के साथ बिताएँ रिलेशनशिप में, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के मूवी देखना, घूमने जाना, घर पे साथ में खाना खाना और ऐसे मोमेंट्स जो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है उसे और भी स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, वो सारे काम करें। पेशेंस रखिए। देखो, रिलेशनशिप में टाइम और पेशेंस का देना बहुत ज़रूरी है।
अरेंज मैरिज में ये बात बहुत सही है कि इमोशनल इंटीमेसी और ट्रस्ट अचानक डेवलप नहीं होता, इसके लिए समय लगता है। इसलिए पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। अपने पार्टनर को जानने और समझने के में वक्त लगाएं। और लव मैरिज में भी शादी के बाद नए चैलेंजेस सामने आते हैं, जिन्हें हैंडल करने के लिए गाइड पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। टाइम के साथ दोनों पार्टनर्स का बॉन्ड मजबूत होता जाता है, इसलिए हर छोटी चीज़ को लेकर के जल्दी रिएक्ट ना करें। समय दें, समझदारी से काम लें। नेक्स्ट, फैमिली डायनामिक्स को समझें और उन्हें मैनेज करें। भारत में, हमारे देश में, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती है, दो परिवारों का मिलन होता है। अरेंज मैरिज में अक्सर दोनों पार्टनर्स को अपने परिवारों के डायनेमिक्स को समझना, उनको मैनेज करना होता है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कभी कभी रिलेशनशिप में टेंशन पैदा कर सकता है। इसलिए अपने पार्टनर्स के परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर तुम ये चाहो कि मेरा पति तो मेरा रहे या मेरी पत्नी तो मेरी रहे, लेकिन उसके फैमिली वाले मेरे नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो जाए यार। बचपन से जिस आदमी ने इमोशनल अटैचमेंट, बचपन से जो चीज़ आती हैं एक दूसरे के साथ, उनको नहीं छोड़ सकता। उनको अलग करके तुम उनके साथ खुद से नहीं रह सकते। तो ऐसे में इस गलतफहमी से दूर रहें कि ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है, जो ही मेरी है, बाकी सब कोई नहीं है। पूरी दो फैमिली का अटैचमेंट होता है। और जहाँ दिक्कत आए, गलतफहमी हो, तो खुल के बात करें। लव मैरिज में परिवार की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाना पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कि माफ़ करने की आदत डालें। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही रिलेशनशिप में गलतियां होती ही होती हैं। माफ़ी मांगना आना चाहिए, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का। किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। इसे माफ़ करना रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, बॉन्डिंग को और ज़्यादा मजबूत करता है, आपके रिश्तों में ताजगी लाता है। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो उसे फॉरगिव करें, माफ़ करने की आदत डालें। इसमें ना सिर्फ आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बल्कि आपके पार्टनर को भी लगेगा, आपके बच्चों को भी लगेगा कि आप उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड है। और ये आपके बच्चों की इमोशनल हेल्थ को बेटर करेगा। आपके परिवार की जो खुशियाँ हैं, जो शांति, सुकून है, उसे और बढ़ाएगा। तो देखिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने करियर पे ध्यान दें। जब करियर में जो आपको मुकाम चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएँ, उम्र 25 और 30 के बीच कहीं भी हो सकती है। 25 से पहले तो आजकल कोई शादी वैसे भी नहीं करता। 25-30 के बीच में जब आपकी उम्र हो, तो कहीं भी आप बीच में शादी कर सकते हैं और आप अपने ज़िंदगी के लक्ष्य तक पहुँच चुके हों। दूसरा, आप वो सारी चीज़ें देखें, सिर्फ़ पैसा ना देखें, सिर्फ़ सुंदरता ना देखें, वो सारी चीज़ देखें कि क्या उनका जो इमोशनल, जो सोचने का तरीका है, वो हमसे मैच करता है कि नहीं करता? क्या जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो हमसे अलाइन करती हैं कि नहीं करती? क्योंकि सिर्फ़ पैसा और सुंदरता नहीं होता। अगर आपकी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं करेंगी, आप ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे, फिर एक दूसरे पर केस होंगे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएँगी, लाइफ़ तबाह हो जाएगी, करियर नीचे आ जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इमोशनल अटैचमेंट के साथ जो उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, फैमिली की वैल्यूज़ जो हैं, वो सारी चीज़ें देखें और अपने घरवालों से क्लियर बातें करें कि जी मेरे साथ ये है। देखिए, आपके हिसाब से आपने चाहा था कि मैं अच्छे लेवल पे पहुँच जाऊँ, तो मैंने पूरी मेहनत की और मेहनत करके मैंने अपनी लाइफ़ का जो करियर का मुकाम है वो हासिल कर लिया। और इतना करने के बाद कोई भी आज की डेट में ऐसा माँ-बाप नहीं है जो आपके सपनों की कदर नहीं करता, आपको खुश नहीं देखना चाहता। वो जो लव मैरिज है उसको अरेंज में कन्वर्ट कर देंगे। लव कम अरेंज जो है वो कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगता है। उसमें आप अपने पार्टनर के साथ भी हैं और अपने घरवालों का सपोर्ट भी आपके साथ है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप ने सारी दुनिया से लड़ कर के शादी कर भी ली, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप पढ़ने लिखने में जितने अच्छे हैं, उतना ही आपका शादी का जो डिसीज़न है, वो भी इतना ही मैच्योर। और सबसे लड़के जो आपने रिश्ता बनाया है, ज़रूरी है कुछ दिनों बाद उसमें लड़ाई नहीं होगी, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि यार सारी दुनिया से लड़के जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, मुझे ये देखने को मिल रहा है। तो ये सारी दिक्कतें आएँगी, इनको पहले से आप समझ लें। जब पहले से पता हो रोड पे यहाँ पर गड्ढा है, तो फिर आदमी को बचा जा सकता है। कई जगह पिट होल नहीं हो जाते, सीवर के होल्स टूट जाते हैं रोड पे, और हमें पता हो
तो हम गाड़ी को साइड से निकाल लेते हैं, नहीं पता हो तो फँसते हैं। जब पहले से ही पता है कि भाई ये दिक्कतें, लड़ाइयाँ होनी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होनी है, तो ये जो समझदारी का काम ये है कि पहले अपने करियर पर पहुँचें और करियर की पीक पर पहुँच के 25 से 30 की उम्र में अपने पेरेंट्स से बात करें कि ये आदमी मुझे पसंद है, ये लड़की या लड़का पसंद है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो यार पेरेंट्स भी ना, उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो बताएँगे। अगर उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ आप मैच करते हैं, समझते हैं एक दूसरे की बात को, तो फिर आपकी रिलेशनशिप शायद, देखो फिर भी 100% तो नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ बेहतर चलेगी, लेकिन जो क्लेश हैं लाइफ में वो कम होंगे, वो जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएँगी। और आप ये चाहें कि माँ-बाप को छोड़ कर के और शादी करके अलग घर बसा लेंगे, तो भैया बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है। दोनों को जॉब करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीस बच्चों की महीनों की 10,000 से ऊपर है अच्छी स्कूलों में। महीने की 10,000 से ऊपर फ़ीस है, हर महीने की अच्छी स्कूलों में पढ़ाओगे तो। और अगर ढंग की जगह घर लोगे मेट्रो सिटी में, तो 2 करोड़, 2.5 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। इतना कमाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ जॉब करनी पड़ेगी या बिज़नेस करना पड़ेगा, आपकी पहले से अगर बैकग्राउंड अच्छी है तो। और उसके लिए आपके बच्चे क्रैच में ना पड़ें। आपके बच्चे हैं जो किसी दूसरे आया कैसे पालती है कोई पता थोड़ी है, क्योंकि उसके घर की जो स्थिति है वो उसी हिसाब से तो पालेगी। तो ऐसे में आपके जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो दादा-दादी या नाना-नानी हैं, वो उनकी ज़्यादा अच्छी बेटर तरीके से केयर कर पाएँगे। तो अपने पेरेंट्स को ना छोड़ें, पेरेंट्स के साथ में रहें, पेरेंट्स का सपोर्ट लें, उनसे अलग ना हों। और तो सबसे सही तरीका फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रिलेशनशिप में लव कम अरेंज की कोशिश करें, जितना हो सके उतना। चीज़ें 100% सही ना सही, लेकिन काफ़ी हद तक आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। जो हमने बात की अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों की, अपनी-अपनी चैलेंजेस हैं, अपने-अपने एडवांटेज हैं। अरेंज मैरिज के अपने फ़ायदे हैं, उसमें फैमिली सपोर्ट है, सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, और जबकि लव मैरिज में इमोशनल बॉन्ड है, कंपैटिबिलिटी है। लेकिन दोनों ही जो रिलेशनशिप हैं उनमें ट्रस्ट और इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन की बात की हमने, रिस्पेक्ट की बात की हमने, एम्पैथी की बात की हमने, पेशेंस की बात की हमने, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात की हमने, पेरेंट्स का सपोर्ट मांगने की बात की। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। शादी का एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट हो तो एक की जगह 10 जॉब कर लोगे, एक छोड़ोगे दूसरी, दूसरी तीसरी, लेकिन भारतीय समाज में रहते हुए आप एक शादी के बाद दूसरी करने में पसीने आ जाएंगे। आप बार बार फैमिली चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने पीक पर पहुँचें कैरियर के पे, और फिर पेरेंट्स से बात करें, अपने बिलव्ड से बात करें, और दोनों तीनों चीज़ों को जो मिला करके जो हो सकता है वो आप करें। आपको दिक्कत आ रही है तो रिलेशनशिप कोच हैं हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपकी इन चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बाद फिर से हम यही कह रहे हैं कि शादी जो है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। इसमें दोनों पार्टनर्स की भूमिका बराबर है। स्टीरियोटाइप को ख़त्म करो, और शादी अरेंज हो या लव, असली खुशी और फुलफिलमेंट तभी मिलेगी जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे के साथ यूनिकनेस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने रिश्ते को मजबूती देंगे, रिलेशन पार्टनरशिप की तरह से देखेंगे। उम्मीद है कि आज का जो डिस्कोड है आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर के बेहतर बनाने में मदद करेगा। याद रखें, रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, समझदारी, पैसेंस और टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग जिनको मज़ा आ गया हो वो कमेंट में MJ लिखते हैं और शेयर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।